हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भाई, अ, मैं सोच पा रहा हूँ या फिर मैं सोच रहा हूँ कि आप मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज का अच्छे से मजा ले रहे होंगे। ठीक है, तो जिन्होंने सेट वन, सेट टू, सेट थ्री और सेट फोर देखे हैं, तो भाई वो ही सेट फाइव की तरफ बढ़े, क्योंकि भाई सेट वन, सेट टू, सेट थ्री, सेट फोर देखने के बाद ही आपको लगना चाहिए ना कि भाई कंटेंट अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, हम मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज को देख रहे हैं क्योंकि हमारा मैथ्स का जो है रिवीजन भी हो रहा है अच्छा खासा, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करने को मिल रही है। इस वजह से हम प्रैक्टिस सीरीज को करते हैं। लेकिन भाई यदि वही कंटेंट हमें नहीं मिले तो भाई उस मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज को करने का क्या ही फायदा। ठीक है, तो भाई सेट वन, सेट टू, सेट थ्री, सेट फोर देखने के बाद आज जो हम लेके आए हैं वो है हमारा टॉपिक सेट फाइव, जो है मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज फॉर, चाहे वो किसी भी एसएससी एग्जाम, लाइक वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीए हो, और आरआरबी एनटीपीसी। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम डेट्स तो 3 से स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनके लिए एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, लेकिन जो भी भाई एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भाई उनके लिए तो अभी भी ये मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज महत्वपूर्ण होने ही वाली है। ठीक है, तो भाई देखो, हमने जो सेट वन, सेट टू, सेट थ्री, सेट फोर करवाए थे ना, उसमें मिक्सड क्वेश्चंस थे भाई। एग्जाम में तो कोई एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं, एग्जाम में तो भाई मिक्सड लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन भाई हमने सेट फाइव में क्या रखा ना, कि सेट फाइव हमने पूरा ज्योमेट्री बेस्ड रखा है। ज्योमेट्री बेस्ड मतलब ज्योमेट्री के ही क्वेश्चन हैं इसमें सारे। ज्योमेट्री के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं भाई? यदि आप पिछले ट्रेंड उठा के देखो ना, टीसीएस जब से आई है, टीसीएस 2018 से पेपर स्टार्ट कराने लगी थी ना, तो टीसीएस ने जो 2018 2024 में, चाहे भाई अब जैसे मान लो मैं कोई एक, जैसे मैंने सीजीएल 2022 उठा लिया। ठीक है, तो सीजीएल 2022 लगभग 36 शिफ्ट में हुआ था, तो 36 शिफ्ट में टीसीएस ने कोई मान लो एक कॉन्सेप्ट है, कोई भी ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट उठा लिया, तो भाई डेटा चेंज कर करके वही कॉन्सेप्ट उन्होंने बार बार पूछा है। तो भाई टीसीएस ने हर एग्जाम में यही करा है, लगभग सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपी हो, तो यही करा है टीसीएस ने। तो भाई एटलीस्ट जो उसने क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड पैटर्न पे पूछे हैं, तो उन्हें तो हम अच्छे से कर लें। तो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सेट फाइव और सेट सिक्स अपन पूरा क्या रखने वाले हैं, सेट ये है ज्योमेट्री बेस्ड रखने वाले हैं। और भाई मैं ये दावा कर रहा हूँ कि भाई ये टीसीएस में जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स की श्रेणी में जो जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं ना, तो वो सारे हम इन दोनों वीडियोस में कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो भाई इसके बाद फिर हम सेट सेवन स्टार्ट करेंगे, तो सेट सेवन में फिर वही मिक्सड क्वेश्चंस, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह वगैरह सारी चीजें। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो, और इन सबका लिंक आपको क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और या तो आप सर्च कर के भी देख सकते हो कि भाई मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज फॉर इजी मैथ्स अड्डा, तो वहां पे भी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन भाई जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर लेना। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रेलिवेंट मॉक्स एसएससी पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप जो है ज्वाइन कर सकते हो सर्च करके। ठीक है, तो अब मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा, और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि भाई ये देखो, फ्रेशर्स और रिपीटर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लेकिन भाई आप जब आपको कुछ कॉन्सेप्ट यदि पहले से पता है ना, तो भाई क्वेश्चन को करने में आसानी रहती है। ठीक है, मान लो मेरे पास अब क्वेश्चंस हैं, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, AB इज इक्वल्स टू AC। भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या रहता है मेरे पास? यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान रहेंगी, तो एबीसी में मेरे पास AB इज इक्वल्स टू AC दिया हुआ है। ठीक है, अब मेरे पास क्या दिया हुआ है? AD इज परपेंडिकुलर टू BC एट पॉइंट D। तो मतलब BC पे कोई यहाँ पे मैंने कोई परपेंडिकुलर डाला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये मैंने परपेंडिकुलर डाला ना, तो भाई इसमें मेरे पास यहाँ से सीधे सीधे से दो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो, कि या तो मेरे पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु, या फिर मेरे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, मतलब समबाहु त्रिभुज हो। तो भाई वहां पे मेरे पास हर हमेशा ये कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं आपके सामने, कि जैसे मान लो ये मेरे पास परपेंडिकुलर रहा, तो यही मेरे पास क्या रहेगा? यही मेरे पास परपेंडिकुलर रहेगा, यही मेरे पास मीडियन रहेगा, यही मेरे पास एंगल बाइसेक्टर रहेगा, यही मेरे पास क्या रहेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मतलब सब चीज यही रहेगा। अब भाई इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए सीधा सा तरीका होता है कि जैसे मान लो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक तो ABD बन रहा है और एक ADC बन रहा है, ADB और ADC। तो ये मान के चलो कि भाई ये 90 डिग्री का, तो ये भी 90 डिग्री क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर दे ही रखी है, और ये भुजा दोनों में कॉमन है। तो भाई RHS से हम दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर सकते हैं? हम जो है सर्वांग प्रूफ कर सकते हैं। जब, और आपको ये पता होगा कि सर्वांग जब त्रिभुज रहते हैं, तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनका रेशियो कब इक्वल रहता है? जब वो समरूप रहेंगे। लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या रहती हैं? इक्वल रहती हैं।
सर्वांग के केस में, ठीक है। तो सर्वांग है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ से यदि मैं देखूंगा तो मेरे पास बी डी इज इक्वल टू डी सी आ जाएगा। और जब बी डी इज इक्वल टू डी सी है तो मैं क्या कह सकता हूँ डी मिड पॉइंट है। और जब डी मिड पॉइंट है तो एडी मीडियन हो गई ना, एडी मीडियन हो गई ना। हमारे पास परपेंडिकुलर पहले ही दे रखा था ये, ठीक है। और यहाँ पे यही सब चीज मीडियन है, यही हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यही मेरे पास एंगल बाइसेक्टर वगैरह वगैरह सब कुछ। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि मान लो हमने कोई ट्राइंगल खींचा, ट्राइंगल एबीसी बनाया मैंने। तो ट्राइंगल एबीसी में क्या करता हूँ कि इस ए का एंगल बाइसेक्टर खींचता हूं मैं, ठीक है। तो मान लो ये डी पे जाके मिल रहा है, तो एंगल बाइसेक्टर उसी रेशियो में डिवाइड करता है सामने वाली भुजा को जिस रेशियो में आजू बाजू की साइड्स हैं। तो इन आजू बाजू की साइड्स का कितना था, 1:1 ही तो थी, मतलब बराबर बराबर तो थी। तो ये भी तो मेरे पास सामने 1:1 में डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब यही मेरे पास एंगल बाइसेक्टर है, यही मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। एडी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एडी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर, देन बीसी की लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर हमको 36 दिया हुआ है। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये हमको दिया हुआ है यहाँ से, तो आपके पास सीधे सीधे 5 12 13 का ट्रिपलेट याद नहीं आता आपको, 5 12 13 का ट्रिपलेट। अब आप ये कहोगे सर ऐसे कैसे याद आ जाएगा, तो भाई 5 12 13 का ट्रिपलेट, ये तो भाई प्रैक्टिस का खेल है सीधा सीधा। तो इसमें जो इक्वल साइड्स रहेंगी वो कितने कितने की हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। और जो अनइक्वल साइड्स है वो कितने की हो जाएगी मेरे पास, 10 सेंटीमीटर की। अब 10 सेंटीमीटर को मेरे को दो भागों में बांटना पड़ेगा ना, ये भी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये भी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो भाई मेरे पास यहाँ से बीसी की लेंथ तो 10 सेंटीमीटर आ गई, लेकिन भाई किसी किसी को ये नहीं पता, तो फिर इनको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मान लो ये लेंथ मैंने ए मान ली, ये तो फिर ये भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और सामने वाली भुजा को मैंने बी मान लिया। तो यहाँ से हम देखें तो 2a प्लस में बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, यहाँ से 36, क्योंकि पेरीमीटर 36 है उसका। और यहाँ से यदि मैं देखूँ तो ये वाला ट्राइंगल देखो, एडीबी ट्राइंगल, एडीबी ट्राइंगल मेरे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो परपेंडिकुलर मतलब बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा बहुत तो सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप ए बी की टर्म्स भी आएंगी कुछ वगैरह वगैरह, और सब सारी टर्म्स भी आएंगी। तो यहाँ से देखना तो पड़ेगा ही तब भी हमें, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से सीधा सीधा हिट एंड ट्रायल लगाया हमने, तो 5 12 13 के ट्रिपलेट बन गया और यहाँ से सीधा हो गया, ठीक है। अब भाई ये एक ही स्लाइड पे दो दो क्वेश्चंस लिए हैं, तो भाई कुछ तो मैटर होगा ना, तभी तो मैंने लिए हैं यहाँ पे। तो भाई कुछ तो मैटर नहीं है, बहुत सारा मैटर है यहाँ पे। देखो मैंने पूरे कॉन्सेप्ट समझाने का आपको ट्राई करा है, लेकिन यहाँ पे आप देखें इसका थोड़ा एडवांस वर्जन है कि मान लो मेरे पास कोई ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, मेरे से क्वेश्चन पढ़ो ना सीधा, मेरे पास कोई ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। अब यहाँ पे D इज अ पॉइंट ऑन बी सी, डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब डी पॉइंट है तो डी कोई मिड पॉइंट नहीं है, या फिर हमारे पास कोई जानकारी नहीं है डी के बारे में, सिर्फ डी हमको पॉइंट लेना है कोई भी। तो डी बी डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ से ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जब ए बी 12 है तो ए सी भी 12 है, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। और यहाँ से ए डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि मेरे पास यहाँ से कोई प्रूफ दिए हुए हैं क्या कि भाई एडी मेरे पास मीडियन है या फिर नहीं है। यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ डी एक पॉइंट है और एडी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे मेरे से एडी की लेंथ निकलवा रहा है, सॉरी सीडी की लेंथ निकलवा रहा है, सीडी की लेंथ। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल सीडी की लेंथ निकल जाएगी। लेकिन आपने यदि प्रैक्टिस सेट 1 देखा हो तो प्रैक्टिस सेट 1 में आपको मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी कि भाई ऐसे यदि क्वेश्चन आए कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल का, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वाले केस में हम क्या करते हैं। भाई ये स्टैंडर्ड ट्राइंगल है। यदि किसी को स्टेवर्ट थ्योरम पता है, स्टेवर्ट थ्योरम, तो स्टेवर्ट थ्योरम क्या होती है। यदि मैं एक स्लाइड और ऐड कर लूं, चलो इसमें ऐड ही कर लेता हूँ, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और सब चीजें सही भी हो जाएगी, ठीक है। मैं चलो आपके सामने एक है जो ऐड ही कर लेता हूँ, है ना भाई। देखो यहाँ पे सब चीजें आपको समझाई जाएंगी, ढंग से समझाई जाएंगी, कोई टेंशन की बात है नहीं। थोड़ा वीडियो लंबी चल जाएगी और इसमें क्या ही हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यदि स्टेवर्ट थ्योरम को काम में लूँ, तो भाई स्टेवर्ट थ्योरम क्या होती है, स्टेवर्ट थ्योरम, स्टेवर्ट थ्योरम का यूज हम कब करते हैं, जब सीवीएन की लाइन निकाल ली हो। तो सीवीएन क्या रहती है कि मान लो हम किसी एक वर्टिस से, ट्रायंगल में कोई एक वर्टिस दिया हुआ है, और किस एक वर्टिस से हम सामने वाली भुजा पे कोई लाइन खींच दें, तो वो जिस पॉइंट पे जाके मिलेगी, चाहे वो कहीं भी जाके मिले, ये बीच पे जाके मिलेगी, तो हमको क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। यदि एंगल बाइसेक्टर, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि सीवियन मीडियन भी हो सकती है, एंगल बाइसेक्टर भी हो सकती है, और कुछ भी हो सकती है। लेकिन मैंने तो क्या है कि एक वैसी लाइन खींची है, ठीक है। अब ये सामने वाली भुजा को यदि एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये मेरे पास ए के सामने वाली भुजा को ए मान लिया मैंने, बी के सामने वाली भुजा को बी मान लिया मैंने, और सी के सामने वाली भुजा को सी मान लिया। और यदि ये सीवियन लेंथ मेरे पास एक्स है,
एक्स है, तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर एम, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, यहां से इसका इसका गुणा करो, सी स्क्वायर एन, बी स्क्वायर एम प्लस में सी स्क्वायर एन इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एम इंटू एन और कोष्टक बंद इंटू में ए। मतलब हमको क्या करना है कि जिस रेशियो में डिवाइड करेगा ना, तो हमने उनका प्रोडक्ट लिया और फिर उसको पूरे से ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन भाई फोर आइसोसेलेस ट्रायंगल यदि हम देखें, फोर आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल लगा लें हम यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये थ्योरम मेरे पास क्या बनती है, यहाँ से यदि एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़े मेरे को, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू सीधी सीधी होती है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस में एम है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है मेरे पास द साइड ऑफ द ट्रायंगल, द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। मतलब इक्वल साइड वाला लेना है, इक्वल साइड वाला मतलब जो हमारे पास इक्वल साइड रहेगी ना, यदि समबाहु की त्रिभुज में है तो समबाहु में तो सब एक ही साइड समान रहेगी, हमारे पास सब साइड सेम होती है। लेकिन हम यदि आइसोसेलेस की बात करें तो ये ए क्या है यहाँ पे, इक्वल साइड वाला केस, इक्वल साइड। तो यहां से हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो हम स्टेवर्ट थ्योरम का यूज कर सकते हैं। स्टेवर्ट थ्योरम का यदि यूज करेंगे तो देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर मतलब ये वाला 144 माइनस में एम एन, माइनस में एम इंटू एन, यदि ये मेरे को एक्स दिया है तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5x। तो यानी कि यहाँ से यदि मैं निकालना चाहूँ तो कितना आएगा मेरे पास, देखो ये -80 इज इक्वल्स टू 5x, -5x हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर। तो क्या ये तो मेरे पास आ गया स्टेवर्ट थ्योरम से सीधा सीधा। लेकिन भाई कुछ को ये स्टेवर्ट थ्योरम याद रहती है, कुछ को ये नहीं रहती। भाई मैं तो ये नहीं कहूंगा कि थ्योरम को याद भी करो, क्योंकि भाई ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड ट्रायंगल में मैंने आपको अभी अभी ये चीज समझा के आया हूँ आपको कि भाई आप जब भी कभी ये परपेंडिकुलर वाला केस देखो आइसोसेलेस में, तो वही सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो हमको किसी भी चीज की लेंथ निकाल ली है ना, तो मैं सिर्फ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा यहाँ से, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर जो इसको ई पे जाके मिलता है, ई पे जाके, ठीक है, ई पे जाके मिलता है, ठीक है। अब ये तो हो गया स्टेवर्ट थ्योरम से, अब इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं एक्स को, है ना। तो मान लो यदि ये मैंने एक्स थोड़ा मिटा दिया, अब मैं यदि बेसिक से जाना चाहूँ तो बेसिक से कैसे जाऊंगा, जब ये मैंने इस पे ड्रॉ करा परपेंडिकुलर, तो यही मेरे पास क्या है, मीडियन भी है, मतलब बी की वैल्यू मेरे पास सी की वैल्यू के बराबर रहेगी, मीडियन है तो यदि ये 5 सेंटीमीटर है, मैंने इसको यदि एक्स मान लिया, तो ये यदि 5 + x हो गया बीई, तो ये सी भी मेरे पास 5 + x है, 5 + x है। अब यहां से आपको ये नहीं दिख रहा, ये मेरे पास दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ए ई का वैल्यू एक तो मैं कहाँ से फाइंड करूंगा, इस ए सी ट्राइंगल से फाइंड करूंगा, और एक ए का वैल्यू मैं यहां से लगाऊंगा, ए का स्क्वायर प्लस में डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर, मतलब मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना यहाँ से। मतलब यदि मैं यहाँ से यदि ए का स्क्वायर निकालू तो ए का स्क्वायर कितना रहेगा यहाँ से, 144 माइनस में 5 + में x का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से यदि सॉल्व करूंगा तो 119 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 10x, इसको खोल के लिख दो, ऐसे ही है सिंपल, ए स्क्वायर। अब यहाँ से मेरे पास तो ये है ना, पर ए स्क्वायर प्लस में डी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से एडी का स्क्वायर, इतना दिमाग तो आप लगा पा रहे होंगे, एडी का स्क्वायर कितना है, 64 है, इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर है ही मेरे पास 119 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 10x, और यहाँ से कितना आ रहा है मेरे पास प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, मतलब 64 माइनस 119 करूंगा तो 55 इज इक्वल्स टू -10x, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 5.5 आ रही है, ठीक है। पर मेरे को तो सी डी की वैल्यू चाहिए थी ना, सी डी की वैल्यू, तो सी डी मेरे पास कितना है यहाँ से, 2x + में 5 है ना, 2x + में 5, और जब ये 2x + में 5 है और x की वैल्यू मेरे पास 5.5 है, तो यहाँ से सीधा सीधा नहीं आ जाएगी सी डी की वैल्यू। आया या नहीं आया, मैंने आपको दोनों चीजें समझाने का ट्राई करा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, और भाई देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, सब पुर्जे खुल जाएंगे आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है, मैं गारंटेड बता रहा हूँ ये चीज। AD इज परपेंडिकुलर टू द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ABC। अच्छा, मान लो मेरे पास कोई ट्राइंगल है ABC, जिसमें मैंने कोई बी का एंगल बाइसेक्टर खींचा, बी का एंगल बाइसेक्टर खींचा, चाहे वो कुछ भी खींचा, लेकिन एडी इस पे लंब है, एडी इस पे लंब है, ठीक है। अब भाई आप ये कहोगे कि सर आपने आगे तक क्यों नहीं मिलाया, तो भाई आगे तक मिला लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे तक मिला लो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर ये मेरे पास जो एडी है ना, एडी यहाँ पे मेरे को परपेंडिकुलर डालना, मतलब ये डी है मेरे पास पॉइंट, डी है मेरे पास पॉइंट, ठीक है। यहां से DE इज ड्रॉन थ्रो DE एंड पैरेलल टू BC टू मीट AC एट E।
मतलब हमने बीसी के पैरेलल लाइन खींची है डीई, जो कि एसी को ई पे जाके मिलती है, और ये इसके पैरेलल भी है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इफ इफ द लेंथ ऑफ एसी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, मेरे को 12 सेंटीमीटर दी हुई है एसी की लेंथ, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ एई इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखो भाई, मेरे को इसका कोई यूज नहीं दिख रहा है, इस लाइन का, तो मैं इस आगे वाली लाइन को मिटा रहा हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा सा आपको फील आएगा, देखो आप थोड़ा सा, मेरे पास 90 डिग्री का ट्रायंगल दिख रहा है आपको, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल, सर आप कहोगे कि एडीबी दिख रहा है सर, पर एडीबी के अलावा एडीबी तो है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, यदि स्ट्रेट लाइन तो सीधी बनेगी है, तो मैं ये नहीं कह सकता ना कि भाई ये 90 डिग्री का है, तो मतलब ये तो मेरे पास 90 डिग्री का नहीं है। यहाँ पे 90 डिग्री का कहीं बना दो, या 90 डिग्री का नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन सीधी होती है, और सीधी बनती है तो फिर यहाँ पे ये होता है ए डी, जो मेरे पास जी यहाँ पे मिलता है, जैसे मान लो जी पे होता ना, तो ए डी जी 90 डिग्री का होता है, लेकिन 90 डिग्री का नहीं, ठीक है। तो भाई मैं और क्या तरीका लगाऊं, मैं और क्या तरीका लगाऊं, मेरे पास एक और चीज दी हुई है कि ये बीडी है ना, ये एंगल बाइसेक्टर भी था, मतलब ये थीटा है, तो ये भी मेरे पास थीटा है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर था ये। अब मेरे को एक चीज जरूर दिख रही है, अब मेरे को एक चीज जरूर दिख रही है, मैं एक ट्रायंगल पूरा करना चाहूंगा यहाँ पे। सर कौन सा ट्रायंगल? भाई एडी को आगे बढ़ाओ, एडी को आगे बढ़ाओ, जो कि बीसी को मीट करवा दो ई पे, या फिर एफ पे करवा दो, एफ पे, एफ पे मीट करवा दी। अब कुछ दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है, दिख रहा है कुछ? ये एडीबी ट्रायंगल में ये 90 है, तो ये भी 90 है, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेट लाइन हो गई ये एफ। जब ये 90, ये थीटा, और इस ट्रायंगल में देखूं एडीबी में, तो ये 90 और ये थीटा, और ये बीच वाली कॉमन है मेरे पास, ये बीच वाली कॉमन है मेरे पास। तो यहां से एक चीज आप प्रूफ कर पा रहे हो कि ट्रायंगल जो मेरे पास ए बी डी रहेगा, वो किसके सर्वांग समझाएगा मेरे पास ट्रायंगल, बीडीएफ के। आप सर्वांग समता देख पा रहे हो ना? सर्वांग समता में तो हम कैसे भी लिख लेते हैं कि देखो ये एंगल है, ये ये एंगल है, ये एंगल बराबर हो गए, और बीच वाली एक साइड हो गई बराबर, ठीक है। कौन सा रूल लगा देंगे हम इसमें, ए से लगा दो, ठीक है। तो जब ये बराबर बराबर ही हो गए, अब यहां से, तो मैं क्या कह, सॉरी, जो सर्वांग हो गए, तो सर्वांग त्रिभुज में तो जो भुजाएं रहती हैं वो सेम रेशियो में नहीं रहती हैं, वो सेम ही होती है, मतलब मेरे पास क्या आ सकता है ऐसे, एडी इज इक्वल्स टू डी एफ है मेरे पास, एडी इज इक्वल्स टू डी एफ है मेरे पास। अब कैसे आप ये कहोगे? तो आप इस चीज को विजुअलाइज कर पाए, रुको एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे देखो, ये मेरे पास जब सर्वांग दिख गए, अब भाई सर्वांग कुछ लोग नहीं देख पा रहे, तो भाई ये तो आप देख पा रहे हो ना कि यदि मैं ट्रायंगल आ, ए बी डी की बात करूं, तो भाई बी तो बी के सिमिलर आ ही रहा है, और एफ एफ के सिमिलर हो जाएगा, ये तो आपको पता है ना कि भाई किसी भी ट्रायंगल के यदि दो एंगल अन्य किसी ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो गए, तो तीसरा एंगल अपने आप सेम हो जाता है, मतलब ए एफ के बराबर है, बी तो बी के बराबर है ही, और डी डी के बराबर है। तो यहाँ पे जब मैं सिमिलैरिटी लगाने का ट्राई करूंगा, तो आप यहाँ से क्या देख पाओगे, ए बी अपॉन में एफ बी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन में बी डी। अब देख लो भाई, जब हम सर्वांग सम त्रिभुजों में समरूपता लगाने का ट्राई करते हैं, तो मेरे पास क्या आता है, एक रेशियो मेरे पास 1 बनेगा, और जब 1 बन जाएगा, तो मेरे पास क्या आता है यहाँ से, ए बी इज इक्वल्स टू एफ बी, और यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, एडी इज इक्वल्स टू एफ डी। मैंने अभी क्या लिखा था, मैंने अभी यही तो करा था, एडी इज इक्वल्स टू एफ डी तो करा था, ठीक है। जब एडी इज इक्वल्स टू एफ डी हो गया, तो मैं यहां से क्या देख पा रहा हूँ कि डी इज मिड पॉइंट है मेरे पास, डी क्या है, डी मिड पॉइंट है, ये मैंने प्रूव कर दिया कि भाई डी मेरे पास क्या है, मिड पॉइंट है। अब ध्यान से देखना, अब थोड़ा ध्यान से देखना, आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है कि किसी ट्रायंगल में यदि हम एबीसी कोई ट्रायंगल लिया, और डी मेरे पास मिड पॉइंट है एबी का, और ए ई ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा रहेगी ना, डीई, वो बीसी के पैरेलल रहेगी, और बीसी की आधी रहेगी, मतलब यहां से ये कितना है, बीसी बाई टू। लेकिन इसका जो है बाइस वर्सा भी ट्रू रहता है, कि यदि मेरे पास कोई लाइन पैरेलल दी हुई है, यदि मेरे पास कोई लाइन पैरेलल दी हुई है, तो मतलब किसी ट्रायंगल में जो हम किन्हीं दो भुजाओं के पॉइंट्स को मिलाएं, और वो तीसरी भुजा के सिमिलर, तीसरी तीसरी भुजा के समांतर है, तो वो क्या रहेगी, मिड पॉइंट थ्योरम, कि वो दोनों मिड पॉइंट रहेंगे। मतलब डी मिड पॉइंट है, तो मेरे पास ई भी मिड पॉइंट है, तो फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम मैं क्या प्रूव कर रहा हूँ, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, ई इज मिड पॉइंट है ऑफ ए सी। जब ई मिड पॉइंट है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ए इज इक्वल टू ए सी,
ईसी। तो ए सी इज इक्वल टू 12 है, तो ए कितना हो जाएगा मेरे पास 6 सेंटीमीटर, इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो भाई पुर्जा खुल गई होंगी आपकी इस क्वेश्चन को देख के। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए ई को मिड पॉइंट प्रूव कर दिया एसी का, और ए सी इज इक्वल टू 12 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बात खत्म। ठीक है, तो अब मेरे पास यहां से क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है मेरे पास इन अ ट्राइंगल पी आर क्यू। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें सिर्फ दो चीजें दी रहेंगी मेरे पास, ठीक है। तो मान लो, मैं पहले इस कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा आपको, कि मान लो मेरे पास कोई ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी है, ठीक है, एबीसी, और मेरे पास ए का ही एंगल बाइसेक्टर खींचा मैंने, एपी, एपी ही तो मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा, और ए से ही मैंने कोई परपेंडिकुलर डाला बीसी पे, जो कि बीसी को कहाँ मिलता है, क्यू पे जाके मिलता है। तो यहां से मेरे पास जो है ना कोण पी ए क्यू की, कोण पी ए क्यू की डायरेक्ट वैल्यू रहती है यहाँ से, कोण पी ए क्यू, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू क्या रहती है, कोण बी माइनस कोण सी अपॉन में 2। अब आप ये कहोगे कि सर ये वाला निशान किसका है, ये वाला निशान, तो ये वाला निशान इसका है कि या तो कोण बी बड़ा रहेगा या फिर कोण सी बड़ा रहेगा। तो जौन सा भी एंगल बड़ा मिल जाए आपको, तो उसमें से छोटे एंगल को घटा दो आप, और उसका एवरेज ले दो। तो ये मेरे पास कौन ए क्यू ए पी की वैल्यू रहेगी। भाई सीजीएल की कोई शिफ्ट भी उठा लेना, सीजीएल 2023 और सीजीएल 2024 का, भाई अल्टरनेट शिफ्ट्स में या फिर 2-3 शिफ्ट के बाद आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको 2023 वाला उठा लेना, 2024 वाला उठा लेना, मिल जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट याद रख लो भाई, सीधा। ठीक है, तो मैं यहां से क्या देख पा रहा हूं, मैं यहां से अब एक चीज देख पा रहा हूं, कि मेरे पास जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इन ट्राइंगल पी आर क्यू कौन क्यू ग्रेटर देन आर। अब यहाँ पे तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो गिवन नहीं था ना मेरे को, तो यहाँ पे मैंने दोनों ही केस बता दिए, यदि सी बड़ा है तो सी माइनस बी, और यदि बी बड़ा है तो बी माइनस सी। तो मेरे पास ये कौन क्यू बराबर, कौन क्यू बड़ा है मेरे पास, कौन क्यू क्या है मेरे पास, बड़ा है। तो जब कौन क्यू बड़ा है मेरे पास, पी क्यू आर ट्राइंगल मेरे को वैसे लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो पी एस है वो बाइसेक्टर है कौन पी का, है ना, और पीटी इस पे क्या है, लंब है क्यू आर पे, क्यू आर पे लंब है। ठीक है, तो यहां से क्या कहना चाह रहा है कि एस पी टी इज इक्वल्स टू 28 डिग्री है, एस पी टी इज इक्वल्स टू 28 डिग्री है, और ये मेरे पास कोण आर इज इक्वल्स टू 23 डिग्री है। तो यहां से मेरे को कोण क्यू की वैल्यू निकलवानी है, कोण Q। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा यहाँ से सॉल्यूशन क्या रहेगा मेरे पास, कोण एसपीटी की वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास, कोण क्यू माइनस में कोण आर बाई 2। तो यानी कि 28 इज इक्वल्स टू कोण क्यू माइनस में 23 डिग्री, तो यानी कोण क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 79 डिग्री। लेकिन भाई कुछ तो ये कहेंगे सर ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, हमें तो कॉन्सेप्ट नहीं पता, हम बेसिक से जाते हैं। ठीक है, तो भाई बेसिक वालों के लिए भी यहाँ पे पूरा हुआ है, बेसिक वालों के लिए। बेसिक से करोगे तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, ये पीटीएस ट्रायंगल को देखो, पीटीएस ट्रायंगल को, और पीटीएस ट्रायंगल जब देखा ना, तो मेरे पास एक चीज दिख रही है मेरे को, कि भाई ये 28 है, ये 90 है, तो एक ट्रायंगल के तीनों कोणों पे 180 डिग्री, मतलब ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 62, 62। ठीक है, अब कुछ चीज दिख रही है आपको। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये देखो यहां से, मैं यदि ट्राइंगल पीएसआर को देखूं, पीएसआर को, पीएसआर ट्राइंगल देखूं मैं, पीएसआर, तो ये जब मेरे पास यहाँ पे ये मैंने खींचा, यदि पीएसटी को देखूं, तो पीएसटी क्या है, पीएसआर का इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है ना ये, एक्सटीरियर ऑफ पीएसआर। और एक्सटीरियर क्या रहता है, जो अपोजिट इंटीरियर रहते हैं उनका सम रहता है, अपोजिट इंटीरियर रहते हैं उनका सम रहता है। मतलब ये 23 और यहाँ वाला जो एंगल रहेगा उनका योग 62 है, मतलब ये मैं क्या कह सकता हूँ कि ये मेरे पास कितना आएगा, 39 डिग्री। ठीक है, 39। अब ये मेरे पास जब 39 आ गया, तो अब मेरे पास क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया ना। ये पीएस मेरे पास क्या था, पीएस मेरे पास एंगल बाइसेक्टर था, एंगल बाइसेक्टर। जब ये एंगल बाइसेक्टर था, तो ये यदि 39 है, तो ये पूरा 39 है मेरे पास, पूरा 39 है, और जब पूरा 39 में से ये 29 हो गया, तो ये 11 डिग्री है, 11 डिग्री। अब इस वाले ट्राइंगल को देख लो आप, पीटी क्यू को, पीटी क्यू को देख लो, ये 90 डिग्री, ये 11 डिग्री, तो ये कितना बचा मेरे पास, 79 डिग्री। बेसिक से करोगे तो भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, लेकिन यदि फॉर्मूला याद रखोगे तो सीधा सीधा ही हो जाएगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और लिया है आपके कॉन्सेप्ट को तरोताजा करने के लिए, कॉन्सेप्ट को तरोताजा करने के लिए। ठीक है, तो या तो आप कमेंट में बता देना, या फिर मैं चलो करवा ही देता हूँ इस क्वेश्चन को भी। मेरे पास कोण बी की वैल्यू 78 डिग्री दी हुई है यहाँ पे, है ना,
ए बी सी है मेरे पास कोई ट्राइंगल, और यहाँ पे एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा मैंने, जो कि बीसी को कहाँ पे मिलता है, टी पे मिलता है, ठीक है। और यहां से ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, ठीक है। डी ए इज इक्वल टू 24 डिग्री है, ठीक है। देन द मेजर ऑफ एसीबी, तो मेजर ऑफ एसीबी क्या रहेगा, 78 माइनस सीधा सीधा 48 कर दो, 30 डिग्री आ रहा है। ये तो हुआ 5 से 6 सेकंड में। यदि आपको करना है तो सीधा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वो लगाओ जो अभी पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन यदि बेसिक से करना है तो बेसिक से फिर वही वाला फॉर्मूला लगाओ कि ये 24, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, 66। और 66 है मतलब इन जो एक्सटीरियर एंगल रहेगा, ये एक्सटीरियर है ना एडीसी का, एक्सटीरियर ऑफ एडीसी। और जब ये एक्सटीरियर ऑफ एडीसी है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो एडीसी के इंटीरियर अपोजिट्स एंगल रहेंगे उनका सम रहेगा। मतलब यदि मैं इस एंगल को थीटा और इस एंगल को मैं अल्फा मान लूं, अल्फा मान लूं, तो मैं यहां से क्या कह सकता हूँ कि अल्फा प्लस में थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यहाँ से 66 डिग्री है, 66 डिग्री। देख लो आप, एडीसी ट्राइंगल का एक्सटीरियर ही तो है ये। अब देखो ये मेरे पास अल्फा है, लेकिन ये तो मेरे पास एंगल बाइसेक्टर है। और जब ये एंगल बाइसेक्टर है मेरे पास, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये पूरा अल्फा है मेरे पास, अल्फा। ये अल्फा तो ये अल्फा पूरा पूरा। जब ये 24 हो गया, ये पूरा अल्फा है, तो मैं यहां से क्या कह सकता हूँ, ये अल्फा माइनस 24 है मेरे पास, अल्फा माइनस 24। पर भाई यहां से देखो ना इस ट्रायंगल को, कि ए बी ई ट्रायंगल देखूं मैं, तो यहां से ये 90, ये 78, तो होना कितना था, ये 12 डिग्री का। मतलब अल्फा माइनस में 24 इज इक्वल्स टू 12 डिग्री। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। तो जब अल्फा की वैल्यू 36 आ गई, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री तो आएगी। ठीक है, बेसिक वाला बता दिया मैंने, है ना। अच्छा, इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, एंड कोण ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। देखो ए बी सी, ठीक है, 90 डिग्री पे है ये, तो ये यदि 12 सेंटीमीटर है, ये 35 सेंटीमीटर है, तो ये कितना रहेगा, 12, 35, 37 का ट्रिपलेट। अब कोई कोई पता क्या करेगा कि बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, फिर बीसी इज इक्वल टू 1025 प्लस में 1044, सॉरी 144। कईयों से वो भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो भाई ढंग से, है ना। लेकिन इतना भी फ्रेशर नहीं बनना है कि 12, 35, 37 का ट्रिपलेट नहीं पता हो, ठीक है। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए मीट्स बी सी एट डी, ठीक है। तो मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा मैंने, एंगल बाइसेक्टर मतलब इसको दो भागों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, डी पे जाके मिलता है, और डी इज परपेंडिकुलर टू, यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे को, एक ए सी दिया हुआ है, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ डीई पूछ रहा है मेरे से, डीई की लेंथ, डीई की लेंथ निकल रहा है। ओके, कैसे निकालोगे भाई, जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको एक थ्योरम बता रखी है कि भाई नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो। यदि राइट एंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, अप्लाई सिमिलैरिटी। अब ये कहोगे सर यहाँ पे क्या सिमिलैरिटी अप्लाई करें, तो हम है तो सही बताने के लिए, मेरे को डी ही चाहिए, डी, डी ही चाहिए, ठीक है। और मेरे पास सारी भुजाएं हैं, और मेरे पास सारी भुजाएं हैं। यहां से यदि आपने जो है प्रैक्टिस सेट 2 या फर्स्ट देखा हो, तो मैंने एक चीज बताई थी कि मान लो यहां से यदि मैं जो है क्या निकल लूँ, ए, सॉरी, ए बी और सी मान लूं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या होता है, यदि ये परपेंडिकुलर है, तो यहां से मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी, है ना। बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी इंटू में ए सी, और सी बी डी का स्क्वायर यदि कोई पूछ ले आपसे, तो बी डी के स्क्वायर के क्या फॉर्मूले होते हैं यहाँ से, ए डी इंटू ए सी। और एक फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से, यदि मैं निकलवाऊं, तो ए बी इंटू में बी सी अपॉन में ए सी। तो मेरे पास ये चार फॉर्मूले होते हैं, चार फॉर्मूले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना, ठीक है। लेकिन भाई आपको एक और चीज पता हो, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता है, कि यदि मेरे पे कोई ट्राइंगल है ए बी सी, और इस एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा मैंने, एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा मैंने, यदि ये ए है, ये बी, बी है, ये सी है,
तो एंगल जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाली भुजा को इसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में आजू बाजू की साइड से, मतलब ये सी रेशियो बी रहेगा मेरे पास। तो यहां से देखो, यदि मेरे को सीडी निकालना पड़ जाए, सीडी, तो सीडी क्या रहेगा मेरे पास, यहां से देखो ये 35:12 रहेगा ना, 35:12। तो यदि 47 की वैल्यू मेरे पास 37 है, 35 और 12 47, तो मेरे को 35 यूनिट की वैल्यू चाहिए ना, तो 35 यूनिट की कितनी हो जाएगी मेरे पास, 37 अपॉन में 47 इंटू में 35 सेंटीमीटर। ठीक है। और यहाँ से यदि बीडी की लेंथ निकलवा लू, बीडी की लेंथ, तो मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, फिर 37 अपॉन में 47 इंटू में 12 यूनिट की वैल्यू चाहिए ना मेरे को। ठीक है। तो अब मेरा काम बन गया, अब मेरा काम बन गया, देखो देखो, ये मेरे पास 90 हो गया। यदि थीटा मान लू इसको, तो ये 90 माइनस थीटा। ठीक है। और यदि ये थीटा, ये 90 बड़े वाले ट्राइंगल में, तो ये 90 माइनस थीटा। तो 90 थीटा 90 माइनस थीटा, 90 थीटा 90 माइनस थीटा। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि यदि मैं लिख के जाऊं तो ट्राइंगल ए सी बी किस किस समरूप रहेगा। ट्राइंगल ए में 90 डिग्री का ये है, तो ट्राइंगल ई सी और डी के। मतलब अब यहां से सीधा सीधा लिख सकता हूँ, ए सी अपॉन में ई सी इज इक्वल्स टू सी बी अपॉन में सी डी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में डी। डी निकालना है मेरे को, डी निकालना है। और मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास बी सी है, क्या बी सी है मेरे पास, सी डी भी है मेरे पास, सी डी मैंने निकाल ली यहाँ से, ए भी है ही मेरे पास, तो डी की वैल्यू नहीं आ सकती, तो डी की वैल्यू निकाल लो अब यहाँ से। डी की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ से, ए बी इंटू में सी डी अपॉन में बी सी। ए बी कितना है 12, ए सी डी कितना है, सी डी, सी डी, तो सी डी है मेरे पास 37 अपॉन में 47 इंटू में 35। और बीसी मेरे पास कितना है, बीसी मेरे पास है 35। तो ये 35 से 35 कट गया, मतलब मेरे पास यहां से जो वैल्यू आ रही है ना डी की, वो इतनी आ रही है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व ना, बस हमको यही तो करना था यहाँ से, क्वेश्चन सॉल्व। अब यहाँ पे करते रहना, और जो भी आंसर है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है। पर ये जो सारे कॉन्सेप्ट है ना भाई, मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की श्रेणी में है, इस वजह से याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और ट्राइंगल से जो पूछे जाते हैं ना, राइट एंगल ट्राइंगल से, वो यही पूछे जाते हैं। ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी कौन ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, कौन ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है। ओके। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए बी सी है कोई ट्राइंगल। ठीक है। एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है। एंड डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए बी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल्स टू 24, तो 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, सीधा सीधा। सर हमें तो नहीं पता था 7 24 25 का ट्रिपलेट, तो भाई अब याद कर लो। ठीक है। ए डी रेशियो ए एम निकालना है मेरे को, ए डी रेशियो ए एम, ए डी रेशियो। ठीक है। तो भाई मेरे पास ए डी रेशियो ए एम निकालना है। तो अभी अभी जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे हैं कि यहाँ से मेरे पास यदि बीडी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे एडी का स्क्वायर कितना आ रहा था मेरे पास, ये और ये का प्रोडक्ट, या फिर ए बी इंटू में बी सी अपॉन में ए सी। तो मतलब मैं यहाँ से एडी तो निकाल पा रहा हूँ। यदि एडी की वैल्यू आपसे पूछे, तो एडी का स्क्वायर कितना आ रहा है यहाँ से, सॉरी एडी ही आता है यहाँ से, ये यहाँ से यदि एडी की बीडी की वैल्यू लिखनी पड़े तो ये है। और यहाँ से यदि एडी की वैल्यू आपको लिखनी पड़ जाए, तो एडी की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ से, एडी की वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी यहाँ से, ए सी इंटू में बी सी, सॉरी ए सी इंटू में ए बी अपॉन में बी सी। एडी की वैल्यू है ये, तो एडी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, ए सी की वैल्यू कितनी है 24 है, इंटू में 7 अपॉन में 25। तो ये तो मेरे पास एडी की वैल्यू आ गई, है ना। अब मेरे पास जो मेन काम है ना, वो यहाँ पे मेरे को ए एम निकालना है, ए एम निकालना है। अब भाई मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा पहले तो यहाँ पे, कि मेरे पास यहाँ पे नोट ला के लिख लेना आप, नोट ला के, कि मान लो मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है मेरे को, है ना, और ए बी सी है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए, और बीसी का मैंने कोई मिड पॉइंट लिया एम, बीसी का मैंने मिड पॉइंट लिया एम। तो भाई ये एम क्या रहेगा, यही मेरे पास क्या रहेगा, ये मेरे पास सरकम सेंटर रहेगा, सरकम सेंटर। अभी सरकम सेंटर क्या होता है भाई, सरकम सेंटर वो होता है यदि हम इसको सेंटर मान के यहाँ से इतनी त्रिज्या का चाप भर लें, तो हम ऐसा कोई जो है भारी परिवत बना सकते हैं इस ट्रायंगल के, जो इस की तीनों वर्टिसेस को टच करेगा।
तो मतलब ये सरकम सेंटर है, मतलब ये यहाँ से ए जो एम रहेगा ना, वो मेरे पास कुछ नहीं, ये और ये तीनों बराबर रहेंगे, तीनों बराबर रहेंगे। तो ये ए एम की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, सीधी सीधी 25/2। और जब ये 25/2, तो ए डी अपॉन में ए एम कितना आ जाएगा, यहाँ से ए डी अपॉन में ए एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 × 7 अपॉन में 25 × 25। तो यानी कि 168 अपॉन में 625 का फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स रेडियस, एक्स रेडियस की वैल्यू पूछ रहा है। भाई कई लोग तो क्या है कि देखो, इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर तो मेरे पास ये होता है, तो इन रेडियस तो मेरे पास यहां से निकलेगी, इन रेडियस, है ना। और यदि मैं सरकम रेडियस की बात करूं, तो ये सरकम रेडियस हो जाएगी, ये सरकम रेडियस हो जाएगी। लेकिन यदि ये एक्स रेडियस की बात कर रहा है, तो एक्स रेडियस ऐसे बनेगा कि मान लो ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है, इसको और इसको आगे बढ़ाओ, और ऐसी कोई सर्कल खींचो जो इन तीनों भुजाओं को आगे बढ़ाने वाली तीनों भुजाओं को टच करे। तो इसका सीधा सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है, यदि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए देख रहे हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या रहेगा, यदि इसकी भुजा ए, इसकी भुजा ए, इसकी भुजा ए, तो यहाँ पे यदि एक्स रेडियस की बात करी जाए ना, तो एक्स रेडियस का फॉर्मूला क्या रहता है यहाँ पे, डेल्टा अपॉन में एस माइनस में ए। ठीक है, यदि यहाँ पे सरकम रेडियस की बात करी जाए, तो सरकम रेडियस क्या होती है यहाँ पे, a/√3। और यहां से यदि मैं ये निकालू, तो a/2√3। ठीक है, आपके तीनों फॉर्मूले रिवाइज हो गए ना, कि समबाहु त्रिभुज में यदि इन रेडियस की वैल्यू पूछे तो भुजा बाई 2√3, और यदि सरकम रेडियस की पूछे तो a/2√3, और एक्स रेडियस में पूछे तो डेल्टा अपॉन में एस माइनस में ए। ठीक है, देखो यार, अलग अलग ट्राइंगल्स के लिए अलग अलग रहता है। यदि हम जनरल फॉर्मूला की बात करें, तो जनरल फॉर्मूला इसके क्या होता है, आर अपॉन में आर बराबर डेल्टा अपॉन में एस। यदि यहां से मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं, तो आर बराबर ABC अपॉन में 4 डेल्टा। और यहां से यदि एक्स रेडियस की बात करूं, ई आर की, तो ई आर की मेरे लिए अलग अलग साइड्स होती हैं। जैसे मैंने तो ये, जैसे मान लो ABC ट्राइंगल मानता मैं, और ए के सामने वाली भुजा ए, तो यहाँ पे एक्स रेडियस क्या होती है, डेल्टा अपॉन में एस माइनस में ए। और यदि यहाँ पे, यदि मैंने दो भुजाओं पे इस भुजा और इस भुजा को आगे बढ़ाया होता, और इसकी भुजा को मैं बी के सामने वाली भुजा को बी मान लेता, तो इसकी एक्स रेडियस क्या होती है, डेल्टा अपॉन में एस माइनस बी। लेकिन ये स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स के लिए ही पूछेगा, क्योंकि भाई एक्स रेडियस बहुत प्रकार की हो सकती है। ये इन रेडियस और जो है हमारे पास सरकम रेडियस का फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन ये एक्स रेडियस वाला चेंज हो सकता है। ठीक है, तो एक्स रेडियस की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो देखो पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब यहां से यदि एस की वैल्यू निकाले तो 15 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर है ये, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, और यहां से यदि डेल्टा की वैल्यू निकाली जाए, तो कितना होएगा, √3/4 इंटू में 10 स्क्वायर। तो यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से डेल्टा अपॉन में एस माइनस ए लगा दो सीधा सीधा, तो 25√3 अपॉन में, और 15 - 10 5, तो यानी कि 5 √3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको, एक्स रेडियस के चक्कर में कहीं सरकम रेडियस निकाल के आ जाओ। ठीक है, अच्छा, BD एंड CE आर द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट ए, राइट एंगल्ड एट ए। तो मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और राइट एंगल है ए पे। तो यहां से जो है सीई की वैल्यू मेरे को दी हुई है, सीई मीडियन है, कोई मीडियन। ठीक है, और यहां से यदि बीसी की वैल्यू मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, बीसी की वैल्यू मेरे पास 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ BD इज, BD की लेंथ निकालनी है, तो BD की लेंथ, तो कैसे निकालोगे आप BD की लेंथ। तो भाई फोर राइट एंगल ट्राइंगल, ना यहाँ पे समझा दूं, देखो चलो नोट ला के लिख लो। यदि मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC मान लिया मैंने फिर से, वही यदि मेरे पास CE ये हो गया, और ये BF हो गया मेरे पास, यदि मैं इसको BE मान लूं और इसको CF मान लूं, तो यहां से मेरे पास सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, 4 CF का स्क्वायर प्लस में BE का स्क्वायर,
इज इक्वल्स टू मेरे पास 5 BC स्क्वायर होता है, यहाँ से सीधा सीधा फॉर्मूला होता है मेरे पास। ठीक है। अब इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ कैसे कर सकते हैं भाई, देखो इसको प्रूफ करके बताना है तो भाई देखो यार, थोड़ा थोड़ा प्रूफ नहीं समझो तो अच्छा है, पर समझ लो तो भी अच्छा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास ऐसा है, ये मेरे पास ऐसा है, ठीक है। तो मान लो ये मेरे पास देखो, ये यदि एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई है तो ये वाई है। मीडियंस थी ना, यदि ए की वैल्यू मीडियन है और सी डी भी मेरे पास मीडियन है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है। और यहां से यदि मैं लिखूं तो 4 बाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, यहाँ से सी डी का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से 5 x स्क्वायर प्लस में 5 बाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर। अब ढंग से देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर मेरे पास कितना है, डी का स्क्वायर है। मतलब यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 DE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर। ठीक है। और ढंग से देखो, ये डी और ई मेरे पास मिड पॉइंट थे, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये इसके पैरेलल रहेगी, तीसरी भुजा के AC के, और इसकी आधी भी रहेगी। तो मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कि AC/2 है ये। और AC/2 लिखूंगा तो 5AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 A स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर। ठीक है। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे सीधा सीधा सा फॉर्मूला लगा दो आप। यदि आप बेसिक से करोगे तो बेसिक से वही है कि भाई बार बार आप थ्योरम से अप्लाई करते जाओ, पाइथागोरस थ्योरम, वहां से अप्लाई, वहां से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ से इस थ्योरम को याद रखो ना आप, सीधा सीधा 5 √13/2। ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 × 13/4 प्लस में बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 500, 5 × 10 का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से देखो 4 से 4 कट जाएगा, मतलब 25 × 13 कितना होगा, 375 प्लस 325 होएगा। 325 प्लस में 4 BE स्क्वायर, क्योंकि ये 4 यहां से ही कटा था, सिर्फ यहां से नहीं कटा था, इज इक्वल्स टू 500। यानी कि BE स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 175/4, यानी कि BE की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 175/4 का रूट। तो यानी कि 25 × 7 = 175, यानी कि 5/2 √7 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। भाई अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में लगा लेना इसको। तो यहाँ पे एक और थ्योरम होती है, यदि कोई रखना चाहे तो, जो है एक्स्ट्रा पॉइंट्स। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ये है कि यदि मेरे पास कोई ट्रायंगल दिया हुआ है मेरे पास, ABC है, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे AD, मेरे पास कोई मीडियन नहीं है, मेरे पास कोई मीडियन नहीं है, और ये भी मेरे पास कोई मीडियन नहीं है। ठीक है। तो यहां से यदि मैं इसको और इसको भी मिला दूं डी, तो यहां से मेरे पास सीधी सीधी थ्योरम क्या होती है, ED स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस में CE स्क्वायर। यदि ये कोई एक्स्ट्रा पॉइंट में आपसे पूछ ले तो वो कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, इन ट्राइंगल ABC, जी इज द सेंट्रोइड। अच्छा, जी इज द सेंट्रोइड है मेरे पास, ठीक है। XYZ है ना मेरे पास, तो पहले तो एक्स वाई की वैल्यू 11 सेंटीमीटर, एंड YZ की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, एंड जेड की XZ की वैल्यू है मेरे पास 7 सेंटीमीटर। XM इज द मीडियन। एक्स एम मेरे पास कोई मीडियन है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ GM, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, मेरे पास कोई सेंट्रॉइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे कि हमारे पास XM की लेंथ निकलनी चाहिए पहले, तभी तो हम कर पाएंगे। और XM की लेंथ निकालने के लिए आपने एक अपोलोनियस थ्योरम पढ़ी हो तो, अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम। मीनिंग थोड़ी गलत हो सकती है, ठीक है, मीनिंग पे नहीं जाना हमको, वर्ड्स पे जाना है। 4 मीडियन लेंथ। ठीक है। मेरे पास कोई ट्राइंगल है, सॉरी, ABC मेरे पास कोई ट्राइंगल है, और यदि ये मीडियन है मेरे पास AD, AD मेरे पास मीडियन है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सीधा, कि जो है AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 AD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर, या फिर BD स्क्वायर की जगह DC स्क्वायर ले लो, या फिर इसकी जगह ले लो आप BC स्क्वायर बाई 4।
बात एक ही है। ठीक है, तो हमको यही अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस में 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू 2 बाई एम, सॉरी, इस एक्स एम का स्क्वायर प्लस BC² बाई 4 लिख दो। बाई एम का स्क्वायर लिख लेंगे, तो बाई एम क्या है मेरे पास, बाई जेड बाई 2। और बाई जेड बाई 2 करूंगा मतलब बाई बाई जेड का होल स्क्वायर बाई 4। तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 196 बटे में 4। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या क्या आंसर आ जाएगा, 121 और 49 करूंगा तो मैं कितना आएगा मेरे पास, 170 इज इक्वल्स टू 2 XM² प्लस में 196 बटे 4 मतलब 98। और 98 का करेंगे तो मतलब 49। ठीक है, तो मतलब यहां से करूंगा तो 85 माइनस में 49 इज इक्वल्स टू XM² तो XM की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 36 का रूट 36 ही आ रहा है, 85 - 49, तो XM की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 6 सेंटीमीटर। तो यदि मीडियन की लेंथ कोई पूछ लेता तो 6 सेंटीमीटर थी, लेकिन हमसे सिर्फ GM की वैल्यू पूछ रहा है, GM की वैल्यू। कुछ लोग यहीं पे XM की वैल्यू लगा के 6 सेंटीमीटर आंसर लगा जाते हैं, इसलिए मिस्टेक करने के चांसेस हैं, लेकिन GM की वैल्यू चाहिए। तो 3 की वैल्यू जब 6 है तो 1 की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। ठीक है। अच्छी अच्छी थ्योरम्स आ रही हैं। अच्छा, साइड ए बी ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा, एबीसी मेरे पास कोई 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ए बी में एबीसी मेरे पास 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, ओके। हुज पेरीमीटर इज 170, मतलब मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि यदि मेरे पास बीसी प्लस में एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 90 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेरीमीटर मेरे को 170 दिया हुआ, पेरीमीटर कितना होता है, तीनों साइड्स का योग, जब ए बी 80 है तो 170 माइनस 80, बीसी प्लस में एसी 90 सेंटीमीटर। इफ एंगल एबीसी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, एंगल एबीसी इज इक्वल टू 60 डिग्री, द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी मेजर्स, मतलब शॉर्टेस्ट साइड हमको निकालनी है, सबसे छोटी साइड। तो भाई हम सबसे छोटी साइड कैसे निकालेंगे? मेरे को कुछ नहीं पता है, मेरे को एक एंगल दिया है और मेरे पास एक साइड दी है, लेकिन मेरे पास दूसरी साइड से निकालने के लिए कुछ हिंट है। यदि मैं बीसी को एक्स मान लूं, बीसी को यदि मैं एक्स मान लूं, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 90 - x सेंटीमीटर। अब भाई देख लेंगे, यदि इनमें से कोई छोटी आती है या फिर इनमें से कोई छोटी आएगी तो हम लगा देंगे। हमारे पास 80 तो है नहीं, तो भाई 80 तो हो ही नहीं, इन दोनों में से जौन सी छोटी आएगी हम वही लगा देंगे आंसर। तो भाई अब यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, हमारे पास कोई एक एंगल दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आप नोट करके लिखो, आपने यदि कोसाइन रूल पढ़ा हो, कोसाइन रूल, तो जैसे मान लो मेरे पास कोसाइन रूल है, तो मैं यहां से यदि ए बी सी निकालूं, और ए की भुजा ए दे रखी है, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा सी, तो मेरे पास यहाँ से कॉस ए की वैल्यू लिखवाऊं मैं, कॉस ए की वैल्यू, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ से मेरे पास, जो मेरे को निकालना है उसको साइड में रहने दो, तो B² प्लस में C² माइनस में A² अपॉन में 2BC। और यदि यहां से कॉस बी की वैल्यू निकलवाऊं, कॉस बी, जिस एंगल के वैल्यू निकलवा रहे हो उस एंगल को साइड कर दो, उस सामने वाली भुजा को साइड कर दो, मतलब A² प्लस में C² माइनस में B² अपॉन में कितना हो जाएगा, 2AC। और यदि यहां से कॉस सी की वैल्यू निकलवाऊं आपसे, तो कॉस सी की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ से सी को छुपा लो, तो A² प्लस में B² माइनस में C² अपॉन में 2AC, सॉरी 2AB। तो मेरे पास ये तीन फॉर्मूले होते हैं। अब मैं यहां से अप्लाई कर सकता हूँ इस चीज को कि भाई मेरे पास एक एंगल दिया हुआ है। जब भी कोई एक एंगल दिया हो और दूसरी भुजा हमें निकालनी हो, तो हम कोसाइन रूल या साइन रूल का प्रयोग करते हैं। साइन रूल, यदि यहाँ से साइन रूल लिखवा लूं मैं, तो साइन रूल क्या रहेगा मेरे पास, यहाँ से साइन रूल यदि कोई निकलवाया आपसे, तो यहाँ से साइन रूल क्या होता है मेरे पास, A/में sin A बराबर में B/sin B बराबर में C/sin C, ये साइन रूल होता है मेरे पास। कुछ नहीं है भाई, हमें यदि ट्रायंगल का रेशियो दिया हो तो हम साइन रूल का प्रयोग कर सकते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन कोसाइन रूल का हम प्रयोग कब करेंगे, जब हमें साइड्स निकालनी हो। तो साइड्स निकल जाएंगी भाई, साइड्स निकल जाएंगी, देखो आप, यदि इस मैं cos 60 का प्रयोग करूं, तो यानी यहां से cos 60 लिखूंगा मैं, cos 60, तो cos 60 की वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी, देखो हमको सामने वाली भुजा छुपानी है ना, तो यहां से क्या रहेगा मेरे पास, 80 का स्क्वायर। अब देखो लिख रहा हूं एक एक चीज को, माइनस में 90 माइनस में x का होल स्क्वायर, हो गया ना, अपॉन में ये वाला और ये, तो यानी कि 160 x। तो cos 60 कितना होता है, 1/2 इज इक्वल्स टू 6400 प्लस x² माइनस में 90 का स्क्वायर कितना रहेगा, 8100। ठीक है,
अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। और माइनस में 180 एक्स यानी कि प्लस में 180 एक्स बन जाएगा बाहर आके वो, अपॉन में ये कितना हो रहा है मेरे पास 160 एक्स। समझ में आ रहा होगा अब तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया मेरे पास, है ना। और यहां से यदि 2 को मैं काटू तो ये 80 बार कट गया मेरे पास। तो यहां से मेरे पास कितना आ रहा है, देखो 80 एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है यहाँ से, 6400 माइनस में 8100 मतलब -1700, और प्लस में 180 एक्स। तो यहां से यदि एक्स की वैल्यू निकालू तो मेरे पास कितनी आ रही है, 17 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है, जब एक्स की वैल्यू 17 सेंटीमीटर आ रही है मेरे पास, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास 17 सेंटीमीटर, तो ये मेरे पास कितना रह जाएगी फिर यहाँ से 73 सेंटीमीटर। और जब 17 और 73 की बारी आएगी तो 17 छोटा है, मतलब शॉर्टेस्ट साइड इसकी 17 थी, शॉर्टेस्ट साइड इसकी 17 थी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे रूल्स रिवाइज हो रहे हैं यहाँ पे। अपोलोनियस थ्योरम आपको करवा दी, स्टेवर्ट आपको करवा दी, जो राइट एंगल ट्रायंगल में वो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, एबी का स्क्वायर, वो आपको करवा दी अच्छे से, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी, इफ द थ्री साइड्स ए इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल्स टू 5। अच्छा ए बी सी, आप ध्यान रखना कि यदि ए, छोटा वाला ए ले रखा है तो ए के सामने वाली भुजा आएगी, छोटा बी ले रखा है तो बी के सामने वाली भुजा, और छोटा सी ले रखा है तो सी के सामने वाली भुजा। और मेरे को एंगल बी निकलवा रहा है, तो एंगल बी कैसे निकालूं, तो एंगल बी के लिए जस्ट लगा दो कोसाइन रूल, मेरे पास तीनों साइड्स दी हुई हैं। तो यहाँ से कॉस बी की वैल्यू कितनी रहेगी, कॉस बी की वैल्यू 3 स्क्वायर 9, प्लस में 5 का स्क्वायर 25, माइनस में 7 का स्क्वायर 49, अपॉन ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू में 3 इंटू में 5, ठीक है। तो 9 प्लस में 25 कितना होएगा 34, 34 माइनस 49 करेंगे -15, अपॉन में 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है -1/2, और जब कॉस बी 1/2 है मेरे पास, माइनस में 1/2, तो मैं यहाँ से कॉस बी -1/2 कितने में होता है, 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे ही ना भाई। यदि कॉस 120 डिग्री निकालना पड़े आपको तो साइन कैसे कैसे निकालोगे, कॉस 90 प्लस में थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है -37, और -37 कितना रहता है 1/2, तो यानी कि माइनस में 1/2 की वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास, कॉस 20, कॉस 120, तो ये कितना आएगा मेरे पास 120। अब किसी भी एंगल की वैल्यू पूछ ले, सी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन भाई डेसिमल्स में आएंगी शायद वो, डेसिमल्स में जाएंगी, तभी उसने ये सीधे सीधे से वैल्यू ये पूछा है। अच्छा, ये भाई पॉलीगन वाले कॉन्सेप्ट्स आ गए, पॉलीगन वाले, ठीक है। आज आपको सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करवा देंगे, 2 वीडियोस में सारे 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 कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। टू रेगुलर पॉलीगन्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन दियर नंबर ऑफ साइड्स इज 1:2, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ दियर इंटीरियर एंगल्स इज 3:4, देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ईच पॉलीगन आर, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे डालते हैं, जब हम हमारे साथ आए हो तो यहाँ पे भाई सब चीज का रिवीजन होगा ना, तो पॉलीगन कॉन्सेप्ट जो जो भी पूछे जाते हैं ना, सारे के सारे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। मान लो मैंने कोई भी पॉलीगन बनाया, पॉलीगन मतलब 3 या 3 से ज्यादा भुजाएं होंगी तो हमारे पास वो पॉलीगन बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे कोई रेक्टेंगल ही बना रहा हूँ आपके सामने, रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल बनाया तो मतलब मेरे पास इसमें साइड कितनी है, साइड बराबर 4 है मेरे पास, साइड 4 है मेरे पास, मतलब एन की वैल्यू मैंने 4 ले ली, एन की वैल्यू 4। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, पहला तो कॉन्सेप्ट ये है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास, 2n माइनस में 4 इंटू में 180 डिग्री, और n माइनस में 2 इंटू में, सॉरी ये 90 डिग्री करो यार इसको, मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है पता नहीं। मतलब मेरे पास यहाँ से दो फॉर्मूले बनते हैं, या तो n-2 ले सकता हूं मैं, या फिर मैं 2n-4 लूंगा। और 2n-4 लूंगा तो उसका मल्टीप्लाई कहाँ करना पड़ेगा, मेरे को 90 से करना पड़ेगा। और यदि n-2 लिया तो उसका मल्टीप्लाई 180 डिग्री से, तो लगा लो ना। रेक्टेंगल लिया है मतलब n की जगह 4 रखेंगे तो इसमें कितना आएगा मेरे पास 360 डिग्री। भाई हमने पढ़ तो रखा है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो इंटीरियर एंगल्स रहेंगे उसका सम कितना होता है, 360 डिग्री तो होता है, ठीक है। दूसरा, ये मेरे पास यहाँ पे इंटीरियर एंगल था, हमारे कोर्स में सिर्फ रेगुलर पॉलीगन से ध्यान रखना, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन मतलब सबकी साइड सेम रहेंगी मेरे पास, है ना। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास यहां से बनता है, देखो ये मेरे पास क्या था, इंटीरियर था,
इंटीरियर एंगल, और ये यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास एक्सटीरियर बन जाएगा। तो ढंग से देखो, ये इंटीरियर प्लस में एक्सटीरियर मेरे पास कितना बन रहा है, 180 डिग्री, क्योंकि एक ही लाइन पे बने हैं ना। तो इंटीरियर प्लस में एक्सटीरियर बराबर में 180। नंबर तीसरा देखते हैं, तीसरा। तीसरा, हमें किसी जो रेक्टेंगल दिया हुआ था ना, मेरे को रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में चारों कोण तो 90 डिग्री के हैं, आयत में चारों कोण तो 90 डिग्री के ही है ना, 90 डिग्री के ही है ना। तो भाई जब ये 90 है तो मेरे पास ऑब्वियस सी बात है कि ये भी 90 है, एक्सटीरियर भी। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट ये लिखो आप कि यदि मेरे पास एक्सटीरियर थीटा है, इफ एक्सटीरियर बराबर थीटा, देन नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू कितना रहेगा मेरे पास, 360 डिग्री बटे थीटा। या फिर हमको यदि थीटा की वैल्यू निकलवा रही होगी तो 360 बिटे में एन कर देंगे। चौथा क्वेश्चन, नंबर ऑफ डायगनल्स। तो नंबर ऑफ डायगनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन माइनस थ्री अपॉन में टू। देख लो, एन की जगह चार रख के देखो ना, 4 इंटू में 1/2, 5 रखेंगे तो 5 इंटू में 2/2। ट्राइंगल में एक भी विकर्ण नहीं होता, तो एन की जगह थ्री आ जाएगा, तो मतलब ट्राइंगल में एक भी विकर्ण नहीं होता। तो ये चारों कॉन्सेप्ट से सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लिखो, देखो यहाँ पे रेशियो ऑफ डियर साइड्स 1:2 है, मतलब मेरे को साइड का रेशियो नहीं पता। यदि मैं एक की साइड को जो साइड का रेशियो है ना, वो साइड मैंने क्या मान ली, एक को एक्स मान लिया, एक को 2x मान लिया। तो ध्यान रखो, जब भी हमको एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी पड़े, तो एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास, वैल्यू ऑफ वन इंटीरियर एंगल, वैल्यू ऑफ वन इंटीरियर एंगल कितनी रहेगी मेरे पास। यदि उसमें एन साइड्स थी तो उसके योग कितना होता है, n-2 में 180 डिग्री। इसको यदि एन से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम चार रखेंगे, 4 - 2 180 हो गया। तो मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, 360, 360 अपॉन में चार करेंगे मतलब 90 डिग्री। तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना, रेक्टेंगल में 90 डिग्री का ही होता है सब चीज। ठीक है। द रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ दियर इंटीरियर एंगल इज 3:4। ठीक है। मतलब यहां से यदि मैं निकालू तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगा, x - 2 इंटू में 180 डिग्री, और एक इंटीरियर की वैल्यू निकालनी है तो x से डिवाइड कर दो इसको अपॉन में। ये 2x मतलब है यहाँ पे 2x माइनस में 2 इंटू में 2x से मल्टीप्लाई, 2x से डिवाइड होगा ना क्योंकि 2x साइड्स हैं, इज इक्वल्स टू इनके जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका वैल्यू कितना है, 3:4 के रेशियो में। तो यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या मैं। देखो x से x कट गया, 180 से 180 कट गया, मतलब देखो ऊपर क्या बनेगा मेरे पास, 2x - 2, और यहां से 2 कॉमन लूंगा तो x - 1 इज इक्वल टू 3:4। 2 से 2 कट गया, तो देखो x - 2 इज इक्वल टू 3 है, x - 1 इज इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू 5 नहीं आ रही, सीधी सीधी। और जब x की वैल्यू 5 है तो मेरे पास 5 और 10 इसकी वैल्यूज हो गई। भाई वैल्यू पुटिंग से करके देखोगे तो बहुत बार क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा सा बन जाता है, और भाई अल्टीमेटली इंडिविजुअल चेक करने से अच्छा ही है फॉर्मूला। A and B are two regular polygons. The sum of the all the interior angles of A is 1080 डिग्री। 1080 डिग्री मतलब n - 2 इंटू में 180 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या करना है मेरे को, 1080। मतलब यहां से यदि जो है n की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 8 आ रही है ना, मतलब वो एक अष्टभुज है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ बी एक्सीड्स इट्स एक्सटीरियर बाय 132 डिग्री। 132, मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि इंटीरियर प्लस में एक्सटीरियर जो रहेगा वो 180 डिग्री रहेगा ना मेरे पास। पर इंटीरियर एंगल है जो एक्सटीरियर एंगल से कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है, मतलब एक्सटीरियर यदि एक्स है तो इंटीरियर एंगल मेरे पास कितना रहेगा, x + 132। तो यहां से निकाल लो, तो 2x + 132 इज इक्वल्स टू 180, यानी कि x की वैल्यू निकाल लूं तो मेरे पास कितनी आएगी, 24। तो मतलब यदि एक्सटीरियर मेरे पास यदि 24 है तो इंटीरियर मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 156, और एक्सटीरियर मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 24। 24 डिग्री और 56 डिग्री। द सम ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए एंड बी इज। मतलब यदि ई वाला हमने देखा तो ई जो ए वाला पॉलीगन था ना, वो एक अष्टभुज था। और यदि फोर पॉलीगन बी, ये मेरे को ये कॉन्सेप्ट लगाना था, फोर पॉलीगन बी। तो यदि पॉलीगन बी की नंबर ऑफ साइड्स निकालनी पड़ जाए मेरे को, नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालूंगा, 360 डिग्री बटे जो भी एक्सटीरियर रहेगा वो अभी अभी समझा के आया हूं, जस्ट देख लो।
360 डिग्री बटे थीटा। भाई किसी भी पॉलीगन के लिए आप ट्रू मान सकते हो, इस फॉर्मूले को लगा के देख लेना। भाई लगा के देख लेना, क्या है, जब हम बता रहे हैं तो सही होगा। ठीक है, तो यहां से 360 अपॉन में 24 कितना हो जाएगा, 15। मतलब पॉलीगन बी में 15 साइड्स हैं, पॉलीगन ए में 8 साइड्स हैं, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 23 साइड्स हो गई ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, पूछा जाएगा। ओके, अच्छा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गया। तो इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सच दैट एबी इज इक्वल टू बीसी है मेरे पास। अच्छा, मेरे पास कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पता होगा आपको, कि जिसकी चारों जो वर्टिसेस है ना, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल की सरकमफेरेंस पे लाई करते हो, ठीक है। तो मतलब ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ए बी सी डी मैंने मान लिया। ओके, अब मेरे पास ए बी इज इक्वल टू बी सी है मेरे पास। ठीक है, एंड ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट। अब भाई कई तो ये भी दिमाग लगा जाते हैं कि ये ओ मेरे पास सेंटर है। ओ मेरे पास सेंटर नहीं है। यदि ऐसा कोई मान रहा है तो उससे बड़ा चूतिया पर कोई नहीं है भाई, उससे बड़ा चूतिया पर कोई नहीं है। ये ओ सेंटर कहीं से नहीं है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू डी सी और दिया हुआ है मेरे को, ठीक है। सी ए डी इज इक्वल टू 46 डिग्री दिया हुआ है मेरे को। तो मेजर ऑफ ए ओ बी इज, ए ओ बी की वैल्यू निकालनी है मेरे को, ठीक है। तो बताओ कैसे निकालेंगे। ध्यान देखो, ट्राइंगल एबीसी भी देखो, ट्राइंगल एडीसी। जब एडीसी देखेंगे तो ये 46 है, तो ये भी 46 है ना। क्यों, क्योंकि भाई ये इसके बराबर है, और बराबर साइड में कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स रहती हैं वो बराबर रहती हैं। जब ये 46 तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये मेरे पास कितना रचा, 88 डिग्री। जब ये 88, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये पूरा कितना बचा मेरे पास, 92। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो आमने सामने के कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब आ गया क्वेश्चन, ही आ गया ना मेरे पास, सब कुछ सीधा क्वेश्चन ही हो गया। जब ये 92 था, ये और ये बराबर हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं, ये भी 44 और ये भी 44। 88 दोनों में बढ़ जाएगा ना, 88 दोनों में बढ़ जाएगा, ये 44 और ये 44। अब हमको एओ बी चाहिए, एओ बी के लिए हमारे पास ये भी तो आना चाहिए। एओ बी के लिए मेरे को ये और चाहिए, ये और निकल जाए तो 180 माइनस 44 माइनस में ये कर दूंगा। तो ये एंगल तो मेरे पास है, देखो ये एडी आर्क, देखो एडी आर्क द्वारा, एडी आर्क द्वारा सरकमफेरेंस यहाँ पे ये कितना एंगल बन रहा है मेरे पास, 46 डिग्री। तो यहाँ पे भी तो 46 ही बनेगा, यहाँ पे भी तो 46 ही बनेगा। तो जब ये 46 है तो ये भी 46, और जब ये 46 ये 44, तो मेरे पास बचा हुआ एंगल कितना, 90 डिग्री का। सीधा सा क्वेश्चन था, कुछ समझाने की जरूरत नहीं थी इसमें। ठीक है, अच्छा ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में लगा लेना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये रेशियो कैसे निकालना है। ठीक है, ठीक है। इंट्रापेजियम एबीसीडी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अच्छा, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, डी सी बराबर टू ए बी, मतलब डी सी बड़ा है, तो ए बी सी और डी। तो ट्रेपेजियम में कोई भी एक साइड, जो कोई भी एक पेयर साइड का जो रहेगा वो पैरेलल रहेगा एक दूसरे के। ई एफ ड्रॉन पैरेलल टू ए बी, कट्स ए डी एट एफ एंड बी सी एट ई। ठीक है, मतलब एडी को एफ पे काट रहा है, और बीसी को कहाँ काट रहा है, ई पे काट रहा है, ठीक है। और इसके पैरेलल खींची हमने, पैरेलल खींची है, ई एफ इज ड्रॉन पैरेलल टू ए बी, ठीक है। बीई रेशियो इज इक्वल टू 3:4। ए बी रेशियो एफ ई चाहिए मेरे को, ए बी रेशियो एफ। और मेरे को ये दिया हुआ है कि ए बी से दोगुना है डीसी, ठीक है। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करें, बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करें। इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको, देखो मेरे पास यदि कोई ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में यदि एबीसी है, और यदि एबीसी के पैरेलल मैंने कोई लाइन खींच दी ई एफ, ई एफ, तो यदि ये ए रेशियो बी है तो ये भी ए रेशियो बी होगा मेरे पास।
राइट। सिमिलैरिटी का यही तो रूल है थेल्स थ्योरम से, कि यदि ये इसके पैरेलल है तो ये रेशियो बी, तो ये भी रेशियो बी। मतलब मैं कहीं से ऐसा सिस्टम बना दूं, ये 3:4 था तो ये भी 3:4 बना सकता हूं मैं। ठीक है। और ये ए रेशियो बी मतलब यदि ये इसके पैरेलल है ए बी और सी, तो यदि ये मैंने ए रेशियो बी माना था, तो ये यदि इसका और इसका रेशियो पूछ लू आपसे, इसका और इसका, तो ये कितना रहेगा, ए रेशियो ए प्लस में बी, ए रेशियो ए प्लस में बी। ये भी आपको पता ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट काम आएंगे देखो। मेरे को और कोई तरीका तो नहीं दिख रहा, पर मेरे को एक तरीका ये दिख रहा है कि मैं यहाँ से ट्राइंगल्स बना लेता हूँ, ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स। अब लग गया आपको, यदि ये जी पे कट कर रहा है तो जीई पैरेलल टू, जब एफ ई पैरेलल टू ए बी था, तो मेरे पास जीई भी पैरेलल टू ए ही रहेगा। मतलब यदि मैं यहां से यदि जीई रेशियो ए बी निकलवाऊं आपसे, जीई रेशियो ए बी, तो ये कितना रहेगा, यदि ये 4 यूनिट है तो ये 7 यूनिट हो जाएगा मेरे पास। राइट। तो 4:7 आ गया। ओके। ठीक है। तो ये जब 7 यूनिट है तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये 14 यूनिट होएगा। मतलब ए बी इज इक्वल्स टू डी सी बाई टू है ना, मतलब ये 7 यूनिट है तो ये 14 यूनिट। अब एक और ट्रायंगल लगा दो बस, एक और ट्रायंगल ये वाला देख लो फिर, ये वाला ट्रायंगल देख लो ना। यदि ये मेरे पास कितना था, ये 4:3 ही तो है, ये 4:3 है। अब मेरे को ए बी रेशो एफ ही चाहिए, ए बी रेशो एफ ही, मतलब मेरे पास ये और आ जाए तो मेरे पास ए बी तो है ही पहले से ही। ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे बताओ। तो ढंग से देखो, ये मेरे पास कितना है, ए डी सी ट्राइंगल है, ए डी सी ट्राइंगल। और जब ए बी पैरेलल टू मेरे पास एफ ई था, और यहां से पहले मेरे को दिया हुआ था ए बी पैरेलल टू सी डी, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि सी डी पैरेलल टू एफ ई, सी डी पैरेलल टू एफ ई। तो जब सी डी पैरेलल टू एफ ई है मेरे पास, और ये रेशो 3:4 है, तो मैं यहां से यदि एफ एफ जी अपॉन में डी सी निकालू, तो एफ जी अपॉन में डी सी कितना रहेगा मेरे पास, 3:7, 3:7। पर भाई ये तो मैंने पहले ही 14 यूनिट मान लिया था। तो इस 7 की वैल्यू यदि 14 है, तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि एफ जी की वैल्यू मेरे पास 6 यूनिट रही होगी। तो एफ जी मेरे पास 6 यूनिट आ गया, एफ जी मेरे पास 6 यूनिट आ गया। और जब ये 6 और ये 4, तो एफ ई मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 यूनिट आ रहा है, 10 यूनिट। आपको समझ में आया, दो ट्राइंगल्स बनाओ, दो ट्राइंगल्स बना के सीधा सीधा सा, पहले ये वाला ट्राइंगल देखा हमने, ए बी सी ट्राइंगल, तो ये 4:7, फिर 7 है ये तो 14 बना दिया। फिर ठीक है, हमने ये वाला करा तो कॉन्सेप्ट सीधा सीधा ही है, इसमें तो कोई समझाने की जरूरत है नहीं। ठीक है। इन ट्रेपेजियम एबीसीडी डी सी इज पैरेलल टू ए बी, ए बी इज इक्वल टू 12 एंड डी सी इज इक्वल टू 7.2, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स डायगोनल। तो मिड पॉइंट्स डायगोनल्स के मिलाएंगे तो ए बी माइनस में सी डी अपॉन में 2 रहेगा सीधा सीधा। यहाँ से लगा दो, 12 माइनस में 7.2 अपॉन में 2, यानी कि 4.8 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। सीएचएसएल 2024 का मेंस का पेपर उठा के देख लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन आया है, मेंस के पेपर में आया है, जो भी मेंस के पेपर है। ठीक है। द इन रेडियस ऑफ सर्कल और एंड सर्कम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर एंड 12.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, जब सर्कम रेडियस 12.5 सेंटीमीटर है, तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, ये क्या होता है मेरे पास, कर्ण बाई टू। मतलब यहां से यदि कर्ण की वैल्यू निकालू मैं, तो 25 सेंटीमीटर, मतलब ये मेरे पास 25 सेंटीमीटर है। ठीक है। ओके। अभी अभी समझा के आ रहा हूँ, थोड़ी देर पहले ही समझाया, देख लो। ये वाला कॉन्सेप्ट ये रहा ना, अभी अभी समझा के आया हूँ जस्ट। कहाँ कहाँ, ये वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी समझाया, सरकम सेंटर वाला तो अभी समझा के आया हूँ जस्ट। ठीक है। तो भाई ये तो आपको सीधे सीधे समझ में आ गया, ये 25 है। और आपने ढंग से यदि देखा हो तो मेरे पास इन रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो मैं यहां से एक चीज तो फिक्स है कि 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो मेरे पास सीधा सीधा से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 इंटू में 7 अपॉन में 2, हाफ इंटू लंब इंटू आधार, 168/2 कितना हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका फाइनल आंसर है। ये तो उनके लिए है जिनको पता है 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है सीधे सीधा। ठीक है। जिनको नहीं पता है, जिनको नहीं पता है, तो यहां से वो कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे,
मेरे पास यदि ये ए है, ये बी है, और ये सी है, तो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कितना है? 625। आर बराबर डेल्टा अपॉन में एस। और यदि समबाहु त्रिभुज के लिए देखूं तो आर की वैल्यू कितनी होती है? पी प्लस में बी माइनस में एच बाई टू। यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? ए प्लस में बी माइनस में 25/2। और ढंग से देखो, 724 ही जमा लो यार, सीधा सीधा। क्यों सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को? फिर यहां से आर की वैल्यू निकालोगे आप, भाई बहुत टफ पड़ेगा क्वेश्चन। ये सीधा सीधा है, हिट एंड ट्रायल वाला। बहुत टफ पड़ जाएगा ये क्वेश्चन फिर आपके। पूछते हैं तक फिर मतलब आर की वैल्यू डेल्टा अपॉन में एस। यहाँ से फिर सॉल्व करने बैठोगे, फिर क्वेश्चन का आंसर निकालोगे। आर की वैल्यू कितनी होती है यहाँ से? हाँ, यहाँ से ये तो हाइपोटेनियस बाई टू ही है। हाइपोटेनियस बाई टू ही है ना, सी बाई टू ही। तो ठीक है। अच्छा, ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की श्रेणी में लगा लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी सी डी है मेरे पास, है ना? ए बी सी डी। कौन सी इज इक्वल टू 72 डिग्री? कौन डी इज इक्वल टू 28 डिग्री? द बाइसेक्टर्स ऑफ ए एंड बी मीट एट ओ। तो यहां से ए ओ बी की वैल्यू कितनी रहेगी? कौन ए ओ बी की वैल्यू? ए ओ बी की वैल्यू का सीधा फॉर्मूला होता है कौन सी प्लस में कौन डी बाई टू। 72 प्लस में 28/2, यानी कि 50 डिग्री। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो फायदे में रहोगे। फायदे में रहोगे। ठीक है। वैसे भी कर सकते हो यदि करना चाहते हो तो। ये 72, ये 28 है। तो दोनों एंगल्स और कितने के बचे मेरे पास? 260 के। 260 का मतलब यार ये 28 है, ये 72 है। तो मेरे पास यदि कोण ए प्लस में कोण बी निकालना पड़े मेरे को, तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से? 260। और जब ये 260 है और इनके एंगल बाइसेक्टर्स है, मतलब मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ कि ये और ये मेरे पास कितने के रहे होंगे? ये और ये मेरे पास कितने के रहे होंगे? 130 डिग्री के। अंदर अंदर वाले तो ये 50 डिग्री का रहेगा सीधा सीधा। तो भाई यहाँ से सीधी सीधी वैल्यू ही होती है, तो सीधा सीधा ही निकाल लो 50 डिग्री का। ये कॉन्सेप्ट भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की श्रेणी में आता है। मैं हर बार करवाता हूँ जब यही बोलता हूँ कि भाई ये अच्छे से याद रखो। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे यदि आपको कॉन्सेप्ट और मजबूत करना है तो देखो, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी एंड डी मीट एट ई। बाइसेक्टर्स ऑफ सी एंड डी, चाहे कोई भी ट्राइंगल होगा, फिर वो कोई भी, सॉरी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो। फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल। फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अब यहाँ पे जो है बाइसेक्टर्स ऑफ सी एंड डी खींचने हैं, जो कि ई पे मिलते हैं। ई पे मिलते हैं। ठीक है। ओके। अब यहां से कौन बी की वैल्यू निकालनी है मेरे को। कौन ए इज इक्वल टू 49 दिया ही हुआ है, तो कौन बी की वैल्यू? तो यहां से सीधा सीधा मैंने आपको बताया है कौन सीईडी की वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी। जो अदर टू एंगल्स है उनका एवरेज। तो यानी कि 56 में 2 इज इक्वल टू 49 प्लस में कौन बी। यानी से कौन बी की वैल्यू कितनी है? 56 दूनी 112 माइनस 49 करेंगे तो 51 और 12 63। 63 डिग्री इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो 63 डिग्री आ रहा था। लेकिन भाई आप ऐसे भी तो सोच सकते थे कि यदि ये 56 है मेरे पास, ये 56 है मेरे पास, ठीक है, तो जो बाकी के दो एंगल्स हैं, ये वाले और ये वाला, ये मेरे पास कितना रहा होगा? ये 56 है तो मेरे पास इनका सम 180 बनाना है मेरे को। 180 बनाना है। तो जब ये 56 है तो बाकी के मेरे पास कितने रहेंगे? 124 डिग्री के। 124 डिग्री के। मतलब ये और ये मेरे पास 124 डिग्री के रहे हैं। और जब ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचे थे तब ये 124 के हैं। मतलब यदि कोण सी प्लस में कोण डी आपसे कोई पूछ ले, तो वो कितना रहेगा मेरे पास? 248 डिग्री। और जब ये 248 में हमने 49 और जोड़ दिया, तो ये कितना बन गया मेरे पास? 297। जब ये 297 बन गया तो कोण बी की वैल्यू सीधी सीधी आ जाएगी मेरे पास। दोनों मेथड बता दिए। ठीक है। अच्छा, इन द फॉलोइंग फिगर एबीसीडी इज ए स्क्वायर, ए बी ई इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉन ऑन इट्स साइड। ठीक है। ठीक है। और ए सी डायगोनल है। और हमको ए एफ बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए एफ बी। सीधा सा कॉन्सेप्ट है भाई। आप क्या क्या लगा पा रहे हो कि देखो, ये यदि मेरे पास ए सी डायगोनल है तो ये मेरे पास 45 डिग्री का। भाई हम जब देखें तो जो है डायगोनल खींचेंगे यदि स्क्वायर में, तो भाई डायगोनल क्या करता है? एंगल को बाइसेक्ट करता है ना। डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल इन स्क्वायर।
तो जब ये 45 तो ये 45 है मेरे पास, ठीक है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये ए ई बी मेरे पास क्या है, ये ए ई बी मेरे पास है एक जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ कि 60-60 डिग्री रहेगा। यदि ये 60 है तो ये मेरे पास पूरा 60 है, पूरा 60 है ये, और ये भी मेरे पास 60 है। तो जब ये पूरा 60 था, ये 45 घटा दिया, तो ये बचा कुछ एंगल मेरे पास कितना बचा, 15 डिग्री। और 15 डिग्री बचा तो हमको देखो ये वाला है, ये वाला ट्राइंगल देखो अब, ए ई एफ ट्राइंगल देखो, ए ई एफ का एक्सटीरियर ही तो है, एक्सटीरियर ऑफ ए ई एफ, एक्सटीरियर ऑफ ए ई एफ। और जब ये ए ई एफ का एक्सटीरियर है तो इसका सम कितना रहेगा, इंटीरियर जो अपोजिट रहेंगे उनका सम ही तो रहेगा, मतलब 15 और 60, 75, यानी कि ये एंगल कितना आ गया मेरे पास, 75 डिग्री। 75 डिग्री इज द फाइनल आंसर। ठीक है, या फिर वैसे भी कर लो कि ये 45 है मेरे पास, ये 60 है, तो ये मेरे पास 75 ही रहेगा, तीनों एंगल्स का योग कितना रहेगा मेरे पास, 180 डिग्री। ए एफ बी भी ले सकते हो आप। ठीक है, अब इजी सा क्वेश्चन था ये तो। टू फ्रेंड्स ए एंड बी आर स्टैंडिंग एट वन कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड। ठीक है, मतलब कोई जो है ए और बी हैं, जो यहाँ पे खड़े हैं मैंने मान लिया, ठीक है, ए और बी यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। By the time A runs along two adjacent sides of rectangle to each opposite corner। अच्छा, मतलब ये जो A है ना, ये A, तो A तो इस डायरेक्शन में दौड़ा यहां तक पहुंचने के लिए, A तो ऐसे जा रहा है, B कैन रीच देयर अलोंग द डायगोनल पाथ, मतलब B इस डायरेक्शन में जा रहा है, B इस तरह से जा रहा है। इफ ए इज 40% फास्टर देन बी, मतलब यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि ए और बी, ए इज 40% फास्टर, मतलब यदि बी है 5 तो ए कितना है, 7 है मेरे पास, ठीक है। 7 की, मतलब बी यदि 5 की स्पीड से जा रहा है तो ए 7 की स्पीड से जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दैट रेक्टेंगुलर ग्राउंड। यदि मैं लेंथ और ब्रेड, यदि इसको मैं ए मान लू और इसको मैं बी मान लू, तो ये कितना रहेगा मेरे पास, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे एक हिंट दी हुई है कि बाय द टाइम ए रन्स अलोंग दिस डायरेक्शन में और बी अलोंग जो जा रहा है उसके डायगोनल साइड में, तो भाई टाइम सेम है, यहाँ पे टाइम सेम है। मतलब मैं कह सकता हूं कि जितने समय में ए यहां से यहां तक पहुंचा है, तो मतलब ए ने कितना तय करा है, ए प्लस में बी, और उसकी स्पीड कितनी थी यहां से, 7 मान ली थी ना मैंने। तो उसको यदि इतना टाइम लगा, उसको यदि इतना टाइम लगा, टाइम बाई ए, और टाइम बाई बी निकालू मैं, टाइम बाई बी, तो टाइम बाई बी कितना रहा, उसने अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर चला है, कितनी देर में चला है, 5 यूनिट टाइम में, 5 यूनिट टाइम में, सॉरी जो स्पीड से चला है, 5 यूनिट की स्पीड से। तो ये जो दोनों टाइम है ना, ये दोनों टाइम इक्वल है, इक्वल। मतलब मैं यहां से क्या देख पा रहा हूं कि ए प्लस में बी बाई 7 इज इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बाई 5। तो यहां से यदि ए प्लस में बी अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर की वैल्यू निकलवाए आपसे, तो कितना आ रहा है, 7/5, 7/5। अब यहां से इसको इसको सॉल्व ही करके देखना है या फिर वैसे ही कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को, आप ये बताओ पहले मेरे को। यदि हम वैसे भी सॉल्व करके देखें ना इस क्वेश्चन को, है ना, तो मेरे पास यहां से क्या क्या आ सकता है, 3 और 2 तो नहीं आ सकता, है ना। ओके, इसको सॉल्व करके देखते हैं ना। तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो भाई, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49/25। अब कंपेंडो डिविडेंडो नहीं लगा सकते क्या आप, कंपेंडो डिविडेंडो नहीं लगा सकते क्या आप, कंपेंडो डिविडेंडो लगाने का फायदा क्या है पर, कंपेंडो डिविडेंडो लगा दो सीधा सीधा, 2a² प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी अपॉन में 2ab इज इक्वल्स टू, ये कितना रहेगा, 49 + 25 74, और 49 - 25 24, ठीक है। तो ये से कट गया, मतलब यहां से कितना आ रहा है मेरे पास, a² प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी अपॉन में ए बी की वैल्यू मेरे पास
74/24 है। 74/24 मतलब 37/12। और 37/12 तो मैं सीधा सीधा काट पाऊंगा यदि मैं 4 दिया 12, क्योंकि ये 4 दिया 12 तभी आ सकता है ना। ठीक है। तो मतलब ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 4/3 आ रहा है सीधा सीधा। देख लो ना, यदि यहां से यदि मैं A² प्लस में B² प्लस में AB/में A भी लूंगा, उसकी वैल्यू मेरे पास 37/12 है। ये नीचे 12 कब आ सकता है, जब 4/3 में रहे होंगे। ठीक है। तो मेरे पास आ गया ना सीधा सीधा। ओके। तो भाई इतने ही क्वेश्चंस लाए थे। और भाई देखो, मैंने सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक्सप्लेन करने का ट्राई करा आपको। ठीक है। और जहां पे भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है ना भाई, उसको देख लेना, एक बार नहीं, दो दो बार नहीं, तीन तीन बार देख लेना। ठीक है। तो भाई आई होप सॉल्यूशन अच्छा लगा हो। सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही वीडियो के साथ। ठीक है। बाय।